वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप कर देंगे, फिर केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करेंगे और फिर लाइफ साइंस के जितने सारे टॉपिक्स हैं उनको भी जो है ये एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया जाएगा। तो जनरल साइंस का ये जो सीरीज है कुछ इस तरह जो है ये चलने वाला है। आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 में जो है 30 मार्क का जो है ये जनरल साइंस पूछे जाने वाला है और सीबीटी 2 में खास करके 15 मार्क का जो है जनरल साइंस का जो सेक्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए सीबीटी 1 में जो है जनरल साइंस का जो सेक्शन है ये 30 आउट ऑफ 30 किस तरह स्कोर किया जाए। हमने अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए लाया है ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कर सके, सारी चीजों को समझाया है अच्छा तरीके से ताकि 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर सके। लेकिन आपको भी अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उनके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और भी उनके रिलेटेड एप्लीकेशंस और भी उनके रिलेटेड जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इन सबको अच्छा से जरूर प्रैक्टिस करें, तब जो है बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। ये 7th वीडियो है। प्रीवियस 6 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना, एक भी वीडियो मिस मत करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं हमने इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करके यहाँ पे आपको उनको भी समझाया है जहाँ पे बार बार स्टूडेंट गलती करते हैं। तो सब चीज़ को बहुत स्मूथली यहाँ पे जो है कैरी ऑन हम कर रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए, एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार ये वीडियोस आते ही रहेंगे और मिलते ही रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं, खुद को जो है खुद के अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सीरीज के साथ। अब जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम वेट जो है इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लैरिटी है नहीं, मास जो है किस में मेजर किया जाता है और वेट जो है किस में मेजर किया जाता है, ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी यहाँ पे जरूरी है। वेट जो है ये न्यूटन में मेजर किया जाता है, वेट जो है याद रखना ये न्यूटन में मेजर किया जाता है, मास जो है ये किलोग्राम में मेजर किया जाता है। वेट इक्वल्स टू mg होता है, ठीक है। वेट इक्वल्स टू जो है ये mg होता है। तो 1 किलोग्राम इंटू 9.8, स्मॉल g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8, तो ये वेट कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल समझना ज़्यादा जरूरी है कि मास जो है ये किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वेट जो है न्यूटन में मेजर किया जाता है। ऑब्वियसली वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है, बेसिकली फोर्स इक्वल्स टू भी mg होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा। तो दोनों के बीच मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है, मास जो है ओरिजिनल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है। उम्मीद है सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। अब सभी को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स में जो है ये रिपल्सिव फोर्स होता है, ये रिपेल करते हैं ईच अदर को। और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत किया है। एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ये भी एट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक, ये दोनों जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो मैग्नेटिक में तो आप बहुत देख सकते हैं, ठीक है, कि एट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव होते हैं, ये बिल्कुल सभी को पता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ध्यान रखना आपसे कि एट्रैक्टिव और या फिर रिपल्सिव जो है फोर्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को जो है ये वोल्टेज भी कहा जाता है या फिर वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट कार टायर्स, तो कार टायर्स जो है धीरे धीरे घिस क्यों जाते हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घिस जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये घिसेंगे ही नहीं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा जो है ये कम हो तो घिसेंगे ही नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कार जब चलेंगे रास्ता में ये स्किट हो जाएंगे, ये मतलब घूमेंगे नहीं इनके टायर्स, ये स्किट होके जो है बहुत सारे एक्सीडेंट होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें कार के जो टायर्स हैं ये घिस क्यों जाते हैं, दे वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो अगर फ्लोर ऑयली है तो इसमें अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप स्लिप होके गिर जाएंगे। ये क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है ये कम होता है। इसी वजह से अभी हमने आपको टायर का एक एग्जांपल दिया, कार का टायर जो है धीरे धीरे घिस क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो कार जो रोड में चल रहे होते हैं और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसमें ये घिस जाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना ही हो तो कार क्या हो जाएंगे, स्किट हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होगा। और इसी तरह जो है अगर ऑयली फ्लोर है तो उसमें चलना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या भींगा हुआ है फ्लोर, पानी गिरा हुआ है तो उसमें भी देखिएगा आप स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, फ्रिक्शनल जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट।
अभी हमने आपको क्या बोला था, बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, ये वेट को मेजर करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस जो है ये किसे मेजर करता है, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। ओरिजिनल जो है ये जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली हम अगर देखें यहाँ पे तो वेट या फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ये फोर्स को जो है मेजर करता है, या फिर हम कह सकते हैं वेट को जो है ये मेजर करता है। ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट। तो एटमोस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है इसके वजह से सनराइज जो है ये 2 मिनट एडवांस होता है और सनसेट भी 2 मिनट जो है ये डिले होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सनराइज एडवांस और सनसेट डिले होता है 2 मिनट से, क्यों होता है, तो ये एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं जनरल साइंस, वो बहुत अच्छे से जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चंस तो अच्छे से लिया जा रहा है, सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रहा है वो है प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसी वजह से 1100 बेस्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। देखिए वैसे 1100 जो क्वेश्चन है इससे 4000 क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता था, थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर चेंज कर देंगे तो 4000 क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि 4000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिपीटेटिव वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उतना आइडिया आपको नहीं मिलेगा कि किस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली सब कुछ आपको कम से कम टाइम में आप जान सके, इसी वजह से 1100 जो बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ से रेलवे क्वेश्चन बनाता है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स के पेपर्स में, और किस तरह का रेलवे क्वेश्चन पूछता है, इनको अगर एनालिसिस करना है, इनको अगर समझना है और इसी तरह अच्छा से पढ़ के खुद के अंदर अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इसलिए जो है ये बुकलेट हमने लॉन्च किया है। 1000 बेस्ट जो है ये जनरल साइंस, 1100 बेसिकली बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यूज इस बुकलेट में मिल जाएगा। इसके अलावा 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है। जनरल अवेयरनेस के भी सारे क्वेश्चंस को हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाया है। इसमें बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और कहाँ कहाँ से आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, ताकि खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर पाएँ। ये सारे क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, और हाँ ऑब्वियसली कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन हमने बनाया है ये रेलवे के पेपर में आपको डायरेक्टली भी देखने मिलेंगे, सारे तो नहीं लेकिन कुछ पेपर्स जरूर देखने मिलेंगे। और क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, तो आप खुद को जो है अच्छा से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। और जितने क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ाते आए हैं ये सारे क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस भी हमने क्यों इंक्लूड किया है, यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि 30 मार्क्स के तो जनरल साइंस पूछे जाने वाले हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस भी 15 मार्क के पूछे जाने वाले हैं। तो ये 45 मार्क्स का जो है प्रिपरेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा से आप कर पाएँ, इसी वजह से जो है खास करके बुकलेट लाया गया है। 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, ये ना कहे कि बहुत ज़्यादा महंगा है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखना है कि सही मेल आईडी भरना, 2 बार चेक कर लेना कि मेल आईडी सही है, उसी में जो है फिर उसके बाद ही आप जो है पेमेंट करना 99 रुपीज़ का, क्योंकि अगर गलत यहाँ पे मेल आईडी आप भरते हैं तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो प्लीज़ सही मेल आईडी भरें, जितने भी स्टूडेंट जो ले रहे हैं, और से सारे स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत किया है इस सारे बुकलेट्स को बनाने में, सारे क्वेश्चंस को बनाने में, फिर वीडियोस जो ये सब बनाया जा रहा है अच्छे अच्छे आपके लिए चीज़ों को समझाए, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन हमने किया है पहले से, ताकि आप अच्छा स्कोर जो है एग्जाम में कर पाएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो बुकलेट जो है जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर लेने की कोशिश करना, और अच्छा से सारी चीज़ों को एनालिसिस करके खुद को बहुत अच्छा से प्रिपेयर जरूर करना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। साउंड इज ए काइंड ऑफ, तो साउंड जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ, तो ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखना है कि साउंड क्या हो सकता है। साउंड एक काइंड ऑफ वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है। तो साउंड जो है इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी है, एक काइंड ऑफ एनर्जी है। अब साउंड जो है ये कैसे जो है प्रोड्यूस होता है, साउंड इज बेसिकली कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन। ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करते हैं तब साउंड जो है ये क्रिएट होता है। द साउंड इन ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, तो ऑडिबल रेंज में जो साउंड होता है इसका रेंज थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है। 20 हर्ट्ज ऑडिबल जो साउंड है उसका रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। या फिर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दोनों आप याद रख सकते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो है ऑडिबल रेंज होता है, और ऑडिबल रेंज को जो है ये सोनिक साउंड जो है ये कहा जाता है। सब सोनिक साउंड्स बहुत जो है स्लो होते हैं, आपको ये सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, जैसे इंफ्रा साउंड हो गया, ये सारे सब सोनिक साउंड में होते हैं। अल्ट्रासोनिक जो है ये इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर ये आप अगर कोई सुन लेता है इसे तो इसका
ईयर जो है, कान जो है ये दुखने लगेगा या फिर जो है ये मतलब कान जो है खराब हो सकता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये 200 किलोहर्ट्ज से भी ज़्यादा जो है इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये होता है। तो यहाँ पे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ऑडिबल रेंज का ये जो है ये थोड़ा सा रेंज आप लिख लेना, और इस रेंज में जो भी साउंड आते हैं इसको हम सोनिक साउंड जो है ये कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नीचे एक नोट लिख दिया गया है, इससे थोड़ा सा पढ़ लेना। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, मेजर्ड किया जाता है हर्ज में। तो 1 हर्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड होता है, ये भी ध्यान रखना। 1 हर्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड जो है ये होता है। द रेटिंग फॉर ए फ्यूज यूज्ड इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये जो है करंट के बेसिस में जो है प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूज जो है इसे यूज किया जाता है टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवरलोड या ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो है फ्यूज को खास करके जो है ये हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। तो द रेटिंग ऑफ फ्यूज यूज इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Name the law in physics which states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। तो ये जो है एवागेड्रो लॉ है। बाकी जितने भी यहाँ पे लॉज लिखे गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। सिंपल डेफिनेशन से भी डायरेक्टली रेलवे क्वेश्चन बनाता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली रेलवे क्वेश्चन लेता है, ये भी बार बार आपको बोल दिया जा रहा है। एनसीईआरटी के बुक्स अगर आप पढ़ के जाते हैं क्लास 9 और 10 का, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेशन से भी पूछ लिए जाते हैं। वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू। तो अभी हमने इससे प्रीवियस वाला पार्ट में बताया था, ठीक है। देखिए हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है आपको वहाँ से हम लिंक करके जरूर बताएंगे, इसलिए बताया जा रहा है कि प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है ये वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ये टेस्ला होता है। वेबर पर सेकंड इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट पर सेकंड होता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट, ठीक है। तो वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेकंड। तो इसका सही जवाब है वेबर पर सेकंड जो है ये इक्विवेलेंट टू वोल्ट होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ये यूनिट है, बेसिकली एसआई यूनिट है वेबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का जो एसआई यूनिट है ये है मोल, ठीक है। एक मोल जो इक्विवेलेंट टू कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा यूनिट है, ठीक है। जो यहाँ पे ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं, मोल कितना बड़ा यूनिट है। एक मोल में जो है इतना जो है ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हम बात करते हैं एक डजन में कितना चीज़ें होती हैं। एक डजन में अगर हम बात करें तो एक डजन में 12 जो है चीज़ें होती हैं, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि बहुत बड़ा यूनिट है मोल, ठीक है। ये इनॉर्मस जो है बहुत बड़ा सब्सटेंशियली बड़ा यूनिट है मोल। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो है ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पूछा जाए ये मोल ये होता है। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है कि अमाउंट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन टफ बना दिया जाता है कि इसमें से सबसे बड़ा जो है ये यूनिट हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो याद रखना मोल जो है ये इतना बड़ा जो है ये यूनिट होता है। डैश इज एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो सही जवाब है यह है फोर्स। ऑब्वियसली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जरूर पढ़ना है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको अगर हमें मूव करना है तो उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, अगर उसे रोकना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। ये न्यूटन्स जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो है इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है वर्क डन बाय इट्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। तो वर्क डन जो है ये कंप्लीटली रिकवरेबल होता है इन कंजर्वेटिव फोर्स। ये फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, तो ये ओवरलोडिंग से बचाता है। फ्यूज जो है ये बिल्कुल याद रखना ये ओवरलोडिंग से बचाता है या फिर ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज को यूज किया जाता है। फॉर ए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इनसे नोट डाउन कर लेना। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है वेव वेलोसिटी आप कह सकते हैं। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड जो है ये होता है, या स्पीड ऑफ द वेव भी आप कह सकते हैं। टॉर इज ए यूनिट ऑफ, तो टॉर किसका यूनिट है, टॉर जो है ये प्रेशर का यूनिट है। अगेन ऐसा यूनिट नहीं है, प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है ये पास्कल होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है।
टॉर जो है ये किसका यूनिट है, टॉर जो है ये प्रेशर का यूनिट है, और एक टॉर 1 टॉर इक्वल्स टू कितना पास्कल होता है, 1 टॉर इक्वल्स टू जो है ये 133.32 पास्कल होता है। नोट डाउन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, 32 पास्कल जो है ये होता है। 1 टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल होता है। जैसे हमने और एक चीज़ प्रीवियसली डिस्कस किया था, यहाँ पे और एक बार थोड़ा सा उससे डिस्कस भी कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जो है हम टेस्ला में मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका और एक यूनिट गॉस भी होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, 10⁴ गॉस जो है ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है, ये सब पहले करवा दिया गया है। इसी तरह प्रेशर का भी याद रखना है, प्रेशर का जो है और एक यूनिट टॉर भी होता है, और एक टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल भी होता है। इफ टू फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डैश द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल रखा गया है, अब देखिए यहाँ इसे इस तरफ से भी खींचा जा रहा है, इस तरफ से भी खींचा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से भी खींचा जा रहा है, यहाँ से भी फोर्स लगाया जा रहा है F1 मान लीजिए, यहाँ से भी फोर्स लगाया जा रहा है F2 मान लीजिए। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेस जो है ये होगा। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेस। अगर हम यहाँ पे देखें, सेम एक बॉल रखा गया है, इधर से फोर्स इस तरफ लगाया जा रहा है और इधर से भी इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, कि दोनों फोर्स जो है एक ही तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा माफ कर देना, ऐसे नहीं, एक बॉल रखा गया और दोनों फोर्स जो है एक ही तरफ लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स का सम जो है ये करेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस जो है हम करेंगे, और यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसको हम सम करेंगे। अभी जो हमने आपको बताया कि इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ा फोर्स होगा ऑब्वियसली वो बॉल को मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस ही करेंगे। अगर दोनों यहाँ से इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन और एक फोर्स लगाया जा रहा है एक बॉल के ऊपर में, तो जिसका फोर्स बड़ा होगा वही जो है पीछे दूसरे फोर्स को हटा पाएगा। लेकिन एक ही डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे तो यहाँ पे हम सम करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शो लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। तो लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट जो है ये हम प्लेन मिरर में ये हमें देखने मिलता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। द फेनोमेना ऑफ लेफ्ट साइड अपीयरिंग राइट साइड एंड राइट साइड अपीयरिंग लेफ्ट साइड ऑन रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये हमें सिर्फ प्लेन मिरर में जो है ये देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड ड्यू टू मून एंड सन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जो भी ओशंस में जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, ये खास करके किस वजह से होते हैं, तो ये मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में जो गिरता है, अर्थ में जो होता है मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में, इसके वजह से जो है जो ओशंस टाइड आपको देखने मिलता है, ओशंस में जो टाइड्स देखने मिलता है इसी की वजह से होता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये पॉसिबल होता है। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म एज। तो उसका जो है क्या टर्म दिया गया है, तो इसे जो है वाइब्रेशन जो है ये कहा जाता है। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। तो इमेज जिसे स्क्रीन में फॉर्म किया जा सकेगा इसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। वेयरएज इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड, तो इसे हम वर्चुअल इमेज जो है ये कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा रियल और वर्चुअल। इसके अलावा ये भी आप एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द स्क्रीन अगर पूछा जाए तो ये भी वर्चुअल इमेज जो है ये होता है। तो यहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया। तो पार्ट 7 यही खत्म होता है। पार्ट 8 में भी अगेन हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसी तरह जो है कंटिन्यूएशन में रहेगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।